हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की 250 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आप सभी को कराने वाली हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन नंबर कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा आपका डाउट जो है उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। सो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में बालकस झील स्थित है। बालकस झील कहाँ पर स्थित है? एक बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक और मध्य एशिया में स्थित। इस झील का जो पश्चिमी भाग है वो मीठे पानी वाला है, जबकि पूर्वी खारे पानी से भरा हुआ है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। कहाँ पर है? कजाकिस्तान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर यांगसी रिवर की अगर बात करते हैं, जो कि एशिया और चाइना की है सबसे बड़ी रिवर, इसको बोला जाता है। तो यांगसी कहाँ की हो जाती है? चाइना की हो जाती है। यहाँ पर 2 हो जाएगा। मिनाम रिवर की अगर बात करते हैं, मिनाम कहाँ की है? थाईलैंड की है। यहाँ पर हो जाएगा ए। और इरावदी रिवर कहाँ की है? इरावदी रिवर है म्यांमार की। कहाँ की है? म्यांमार की। और सत अल अरब जो रिवर है ये कहाँ की है? आपको पता भी चल रहा होगा, सत अल अरब ये इराक की है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या है? 2 1 4 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सिद्धांतों से रिलेटेड है, जैसे कि कोबर भूसन्नति जो सिद्धांत है ये किसने दिया हुआ है ना? मतलब भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया है? कोबर ने दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। अच्छा, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली जो मतलब कॉन्टिनेंट थ्योरी है ये किसने दी है? सो कॉन्टिनेंट थ्योरी जो वो डली या डेली ने दी है। तो यहाँ पर ये भी सही है। अब बात करते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, है ना? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किसने दिया है? आपसे पूछा गया है। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये आपका जेफ्रिज है क्या? नहीं, हैरी हेस ने दिया। किसने दिया है? ये मतलब ये सिद्धांत को स्टार्टिंग में जिसने दिया था वो थे हैरी हेस। तो यहाँ पर ये क्या है? आपका गलत है। रेडियो एक्टिविता सिद्धांत की बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी, तो ये जॉली ने दी थी। ये वाली भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर बात करते हैं तो वो कौन है? हैरी हेस हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब ये है कि कथनों पर विचार करना है, देन उसके बाद आपने कौन सा कथन जो है वो सही है या है वो बताना है। आप बताइएगा। यहाँ पर पहला है कि पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती। देखिए, पूर्ण ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त रूप से सबसे अधिक होता है और इस ज्वार की ऊंचाई सामान्य से अधिक होगी। तो पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य से लगभग 20% क्या होती है? अधिक होती है। तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड है कि लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। अब लघु ज्वार की बात कर, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से लगभग 20% कम होती है, जिसे हम लघु ज्वार कहते हैं। तो दोनों ही क्या हैं? आपके सही आंसर हैं, यानी कि बोथ आर करेक्ट, है ना? बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट। दोनों ही आपके स्टेटमेंट क्या है? सही है। आप देखिएगा, यहाँ से आपका सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ। ये भी आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 25 में ही। कथन 1 एंड कथन 2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, आपके हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है ना? तो हिम रेखा ऊंचे पर्वतों में वो रेखा होती है जिसके ऊपर लगभग पूरे वर्ष बर्फ ढकी रहती है और ये समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर या उससे भी अधिक
है ना, सापेक्ष जो होती है ऊपर होता है। तो हिम रेखा का स्थान, ऊंचाई, अक्षांश, जलवायु, ढलान, समुद्र तल से निकटता, हवा की दिशा जैसी स्थितियों पर निर्भर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये क्या है आपका सही है। सेकंड है बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। देखो जो बुग्याल होते हैं, बुग्याल चारागाह भूमि या घास के मैदान होते हैं जो उत्तराखंड में है, हिमालय में 3300 मीटर से 4500 मीटर के बीच में, मतलब उच्च हाइट पर मिलते हैं। इसे प्रकृति का अपना उद्यान कहते हैं। बुग्याल जो वृक्ष है पंक्तियम हिमरेखा के बीच उगते हैं, बीच में उगते हैं। हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहाँ टिम्बर रेखा समाप्त होती है वहाँ से हरे मखमली जो घास के मैदान है ना वो शुरू हो जाते हैं, है ना, वो स्टार्ट। और ये क्षेत्र ठंडी जलवायु में डेवलप होता है और यहाँ की मिट्टी में अधिक नमी होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में बेदनी, बुग्याल है, औली है, तो ये आपके हैं। यानी कि यहाँ पर भी आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं, ये भी आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, आपसे पूछे गया। सैगा मृग अपनी बड़ी फूल जैसी नाक, स्नोट जिसे बोलते हैं, स्नोट क्या बोलते हैं, नाक यानी कि स्नोट, तो इसके लिए क्या है जाना जाता है। सैगा एक अनोखा और दुर्लभ मृग है। इसका वैज्ञानिक नाम है सैगा टाटारिका, है ना। सैगा मृग मुख्य रूप से कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और रूस के जो घास के मैदान और रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। और सैगा जो है ना, सैगा मृग को IUCN की रेड लिस्ट में से अत्यंत संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में से शामिल किया गया है। कजाकिस्तान और रूस में इनके संरक्षण के लिए मतलब प्रयास भी कर रहा है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया है अभी, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, रशिया। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मैंने नाम ही नहीं लिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सो जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है बताइएगा। मतलब इन्होंने जो वर्गीकरण किया था ना, जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने आर्द्रता, अम्लता, नमी सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक, संभावित बाष्पीकरण, तापमान प्रभावशीलता, वर्षा प्रभावशीलता जैसे जो फैक्टर होते हैं इनका यूज़ किया था। अब यहाँ पर इनका नाम है चार्ल्स वॉरेन थॉर्नथवेट, एक अमेरिकी जलवायु विज्ञानी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो आइएगा इनको मैच करिएगा। रूस बेसिन किस चीज़ के लिए फेमस है, देख रूर बेसिन जो होता है ना, ये आपका हो जाएगा लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग के लिए हो जाएगा, ये 4th है। उसके बाद फ्लैंडर्स प्रदेश जो है वो किस उद्योग के लिए, तो ये आपका कपड़ा उद्योग आ जाएगा यहाँ पर 1। सक्सेनी प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये आपका केमिकल इंडस्ट्रीज़, रसायन आ जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल आपका जो रीजन है ना, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र रीजन है, वो उसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो जूट उद्योग के लिए। किसके लिए, जूट उद्योग के लिए। अब आइएगा ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या था, 4, 1, 2, 3, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन किस में आ रहा है, बी आपका परफेक्ट होगा। 2024 में पूछा गया है। कोयले की सबसे उच्चतम या उच्च कोटि की कौन सी, अगर पुलिस कांस्टेबल वाले ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। देखिए जो कोयला होता है इसके कितने हैं, तो ये 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। और सबसे उच्च कोटि का 85 से 90% जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और अशुद्धियाँ भी कम होती हैं, और इसका कैलोरी मान अधिक होता है, जिससे ये जलने पर अधिक ऊर्जा देता है और कम धुआं निकलता है। दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रेसाइट। क्या हो जाएगा आपका, एंथ्रेसाइट। ज़रूर याद रखना, अभी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, पुलिस कांस्टेबल है और वैसे बाकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट है वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है किस में,
मतलब किस ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। और बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। ये पूछा जाता है किस उपकरण से मापते हैं। जिसका आविष्कार मतलब बैरोमीटर या वायु दाब मापी होता है, इससे क्या करते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। इस डिवाइस का जो आविष्कार किया था वो एवेंजेलिस्टा टोरिसेली हैं, उन्होंने किया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी ऋतु में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में तापमान अधिक होता है और गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में कम घनी होती है, इसी वजह से। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कील नहर किसे जोड़ती है? सो जो कील नहर होती है किस किस को जोड़ती है? देखो अगर यहाँ पर कील नहर की कार, यहाँ देखो बेरिंग प्रसागर और प्रशांत महासागर है ना, बेरिंग और प्रशांत महासागर, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं। तो कील नहर की अगर मैं बात करती हूँ तो 11 का ऑप्शन सी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को क्या करती है, ये जोड़ती है, जर्मनी में है। कहाँ पर, ये जर्मनी में। अच्छा यहाँ पर अगर बात करते एक और पूछा जाता है, स्वेज नहर किसे किसे यहाँ पर, तो ये मिस्र इजिप्ट में है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। एक आती है पनामा नहर, पनामा जो है ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा में। और दूसरा यहाँ पर वेटलैंड नहर भी आती है जो कनाडा में है, जो इरी और ओंटारियो जो झील है उनको जोड़ती है। एक आती है सू नहर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या वहाँ पर सुपीरियर झील और हुरून जो ह्यूरन झील होती है उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उनसे बचाती है? सो ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओजोन। कौन सी है, ओजोन। और नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इंपॉर्टेंट होती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है इन पराबैंगनी किरणों को। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाए, समताप मंडल के निचले मतलब समताप मंडल में ओजोन लेयर आपको देखने को मिलती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ रात्रि बदली यानी कि बादल युक्त रात्रि की तुलना में डैश के कारण ठंडी होती है, किसके कारण? देखो स्वच्छ रात्रि या बदली या बादल युक्त रात्रि की तुलना में जो रेडिएशंस होते हैं, विकिरण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, विकिरण के कारण अधिक ठंड होती है, क्योंकि जो स्वच्छ रात्रि में बादलों की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी से विकिरण द्वारा ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, लेकिन बादल की उपस्थिति के दौरान ये ऊष्मा पृथ्वी पर फिर लौट आती है, जिसके कारण तापमान ज़्यादा नहीं गिरता है। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर अभी भी वही है, कौन है, गुजरात है ना। कौन सा है, गुजरात ही है। करंट का जो नया सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग, और उससे पहले भी आपका वही था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। गुजरात के बाद दूसरा आंध्र प्रदेश है। भूकंप अंकन किया जाता है ना, भूकंप अंकन किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से करते हैं, और बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है, जो कि हमारे साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आती है और पश्चिमी किनारे पर है ना, और जो कि 7 देश वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर लोकेटेड है। और यहाँ पर एंडीज़, कौन सी है, एंडीज़। एंडीज़ की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो एकांकागुआ है, जो कि चिली और अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कौन से कॉन्टिनेंट में है आपका, दक्षिण साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। 7 देशों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कैस्कोग्राफ की, तो ये पौधों की वृद्धि को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए उपयोग होता है। बचा यहाँ पे कौन सा, पोटोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसकी दर को मापने के लिए प्रयोग होता है।
गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा और ठंडा मरुस्थल, जो अपनी शुष्क परिस्थिति, कठोर जलवायु और ऐतिहासिक रेशम मार्ग के लिए फेमस है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मंगोलिया। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो तारे की एनर्जी होती है उसका मुख्य मतलब स्रोत क्या है? तारे की ऊर्जा का मुख्य स्रोत उनके केंद्र में होने वाली कौन सी प्रक्रिया? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी। और इस प्रोसेस के दौरान हल्के तत्व, एज एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उच्च ताप व दबाव की स्थिति में भारी तत्व जैसे हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जो तारे की चमक और गर्मी का कारण बनती है, ऑप्शन सी। सूर्य हमें दिखने लगता है, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? बी, वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक। ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के रीजन से होता है। जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो सूर्य की किरणें वायुमंडल में एंटर करने के साथ ही पृथ्वी की सतह की ओर मुड़ती हैं, जिससे पृथ्वी पर मौजूद किसी पर्यवेक्षक के लिए प्रकाश किरणें एक स्पष्ट स्थिति से आती हुई क्या होती हैं? महसूस होती हैं। और सूर्य क्षितिज के नीचे होने के बावजूद भी क्षितिज के ऊपर दिखता है ना। तो यही सिचुएशन सूर्यास्त के समय भी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब को क्या कहा जाता है? तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? जिसे एक एटमॉस्फेयर माना जाता है, जो लगभग 101.3 किलो पास्कल या 760 मिमी पारे का दाब के बराबर होता है और पृथ्वी की वायुमंडल का औसत दाब होता है। सो यहाँ पर बी, मानक वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील क्षेत्र में बहुतायत में पादप कवक फाइटोप्लैंक्टन, इम्पॉर्टेंट है ना, पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो ये आता है आपका सरोवरी क्षेत्र, यानी कि हम इसे बोलते हैं लिम्नेटिक, LIMNETIC, लिम्नेटिक जोन। किसी झील का वो क्षेत्र, वो रीजन होता है जो सतह के पास और सूर्य के प्रकाश की पहुंच के भीतर है। और इस क्षेत्र में पर्याप्त सूर्य प्रकाश के कारण यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है और अधिक मात्रा में पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। अब वेलांचल लिटरोलर जोन की अगर बात करते हैं, लिटरोलर ये झील का किनारे का क्षेत्र जहाँ गहराई कम हो और जलीय पौधे अधिक होते हैं। अब आता है बी वाले की बात करते हैं, नेत्रस्थल क्षेत्र, बेंथिक जोन, झील का वो क्षेत्र जहाँ प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँचता है, यहाँ जैविक अवशेष जमा हो जाते हैं। अब आता है प्रोफेंडल क्षेत्र, प्रोफेंडल जोन, ये झील का सबसे गहरा क्षेत्र जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो आपको चारों ही बता दिए गए हैं। अब इसमें से किसी से भी क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप आंसर दे सकते हैं। 23, सामान्य मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का औसत पृष्ठ तापमान क्या है? सामान्य मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का औसत पृष्ठ तापमान लगभग 59 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, जो मानव जीवन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, फास्फोरस के प्राकृतिक भंडारण है। फास्फोरस के प्राकृतिक भंडारण, तो ये आपके चट्टानों होती हैं, ऑप्शन जी चट्टानों में पाया जाता है, जिसमें फास्फोरस फास्फोट के रूप में मिलता है। जंतु अस्थियों और जीवाश्मों में भी फास्फोरस होता है, लेकिन ये सीमित मात्रा में होता है। सर्वाधिक उपयुक्त जो आंसर होगा इनमें से हमें बेस्ट से बेस्ट चुनना होता है, वो चट्टान। हालांकि उपयुक्त सभी आता, फिर हम उसके अकॉर्डिंग लगाते या A B C ऐसे करके होता है। तो मतलब अस्थि और जीवाश्म में भी मिलता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से वो चट्टान यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बेस्ट सर्वोत्तम आंसर पे चुनना पड़ा था।
आप कमेंट करें। उससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि चट्टान, जंतु, अस्थि और जीवाश्म इन तीनों में मिलते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करा और आयोग ने चट्टान माना था। एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, है ना। एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक और इसका यूज़ धान की फसल में किया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फसलों के लिए उपयोगी रूप में बदलने में सहायक, जिससे धान की जो होती है ना वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, वृद्धि होती है मतलब। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। बताओ भाई, ग्रेट विक्टोरिया ये आप लोगों का कहाँ पर है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। इसके अलावा ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, स्टड स्टोनी मरुस्थल, सारे ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा आटाकामा मरुस्थल भी पूछा जाता है कई बार, जो कि चिली में है। काराकुम मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान में है। तकला मकान चाइना में है। गोबी मरुस्थल चीन, मंगोलिया। अद दहना अन नफूद मरुस्थल सऊदी अरब। नेगेव मरुस्थल आपका इजराइल। एरिजोना मरुस्थल यूएसए। 10 से लुत मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। जायद फसल को डैश के नाम से भी जाना जाता है। जो जायद की फसल होती है उसे किसके नाम से जानते हैं? इन फसलों को खरीफ और रबी की फसलों के बीच मार्च और जून के बीच में बोया जाता है। जायद फसलों के तहत बोई जाने वाली फसल जैसे कि खीरा है, तरबूज, ककड़ी, उड़द, मूंग, यानी कि ग्रीष्म फसल भी इनको कहते हैं, क्योंकि खरीफ और रबी के बीच में मार्च जून के बीच में जो है बोई जाती है। ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म फसल। मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण डैश है। मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण डैश है क्या? फसल के खेत एवं उद्यान, ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का एक एग्जाम्पल। वह पारितंत्र अथवा पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे मानव के द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया है, मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, जैसे पार्क, चिड़ियाघर, एक्वाकल्चर, तालाब, ये सारी चीज़ें। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में देश में कुल बकरियों की संख्या कितनी? तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर 148.88 मिलियन ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। और देश में कुल बकरियों की संख्या तो आपका इतना हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों का योगदान 27.8% है। ठीक है, और देश में कुल पशुधन आबादी कितनी है? 535.78 मिलियन। कुल गौजातीय आबादी कितनी है? 302.79 मिलियन है। नेक्स्ट तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मवेशियों की नस्ल का उत्कृष्ट दुधारू प्रकार है। डैश मवेशियों की नस्ल का उत्कृष्ट दुधारू प्रकार है। तो ये साहिवाल जो गाय की एक नस्ल होती है, ऑप्शन सी, है ना। इनका पालन पाकिस्तान और भारत के हरियाणा, पंजाब प्रांतों में अधिक होता है। ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है गाय की। मवेशियों यानी कि गायों की कुछ अन्य जैसे गिर है, मालवी, अमृत महल, बद्री, लाल सिंधी, थारपारकर सिंधी, तो ये कुछ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भेड़ों की एक अद्वितीय मटन प्रकार की नस्ल है। ये तो यहाँ पर हो जाएगा मेचेरी, भेड़ों की एक अद्वितीय मटन टाइप्स की है। और मेचेरी नस्ल की भेड़ तमिलनाडु के सेलम, इरोड, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। और मचेरी भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है सेलम, यह आपका तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लैक स्लेट डैश की एक किस्म है। ब्लैक स्लेट डैश की किस्म है। तो ये टर्की, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। टर्की पक्षी मेलेओग्रिस वंश का एक बड़े आकार का बर्ड है, पक्षी है। ये मूलतः उत्तर व दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसकी कुछ अन्य नस्लें भी होती हैं, जैसे कि बोर्ड ब्रेस्टेड ब्रॉन्ज है, वाइल्ड टर्की है, ओसेलेटेड टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु घरेलू पशु है? तो घरेलू पशु इनमें से कौन सा था? बाघ, भालू, तोता, गाय। वैसे तो देखो जो घरेलू पशु, पालतू पशु होता है वो इनमें गाय ही होता है ना।
और भी जैसे भैंस, बकरी, भेड़, या के सारी चीज़ें होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखो, वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? आपका CO2, यानी कि ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के लिए और पृथ्वी पर सूर्यताप को बनाए रखने के लिए CO2 प्राथमिक गैस है, प्राइमरी गैस है। और अन्य किसी भी ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में CO2 1000 गुना अधिक मात्रा में मिलती है। इसके अलावा और भी गैसें जैसे जलवाष्प H2O है ना, जलवाष्प, मीथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, हैलोजन युक्त गैसें, तो ये आपकी और भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य योगदाता हैं? हाँ जी, अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो कैसा होता है? तो ये सामान्य से अधिक अम्लीय है। यहाँ पर अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है 4.2 से लेकर के 4.4 होता है, मतलब सामान्य से अधिक अम्लीय। जबकि सामान्य वर्षा का जो pH मान होता है वो 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा से प्रभावित होने वाले देश नॉर्वे, पोलैंड, कनाडा, USA हैं। और इसमें आपका आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी। SO2 और NO गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गैसें वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके एसिड बनाती है और यही एसिड बर्फ या कोहरा भी बनता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरी खाद की फसल है? हरी खाद की फसल कौन सी है? हरी खाद के अंतर्गत बोई जाने वाली फसल में सनई, मूंग, उड़द, चना, मसूर, लोबिया, मोठ, लेकिन इसमें ढैंचा भी आता है ना। तो ये आपने मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है फसलें बोने से, सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी सक्रियता बढ़ाती है, मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार आता है, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ और जल धारण क्षमता मिट्टी की जो है वो बढ़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान की एक शाखा जो किस्मों के विकास से संबंधित है उसे कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जो किस्मों के विकास से रिलेटेड है? उसे पौधा प्रजनन और आनुवंशिकी भी कहा जाता है। इसे एग्रोनॉमी, है ना, पौध प्रजनन और आनुवंशिकी है, इसे एग्रोनॉमी भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे मृदा विज्ञान भी आता है, मृदा विज्ञान है, अन्य शाखाएं भी, कीट विज्ञान, कृषि विस्तार, कृषि अभियांत्रिकी, पादप रोग विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, बागवानी, पशुपालन, कृषि अर्थशास्त्र, etc, बहुत सारी शाखाएं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जानवरों के लिए अधिक तनावपूर्ण होती है? तो जानवरों के लिए अधिक क्या होता है? जब तापमान बढ़ता है और नमी भी हाई रहती है, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई आपकी क्या रहती है, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करना कठिन होता है। जब तापमान और आर्द्रता दोनों हाई होते हैं तो जानवरों के पसीने बहाने या अन्य तरीकों से उनको गर्मी को कम करने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 39। चारे के निर्माण के लिए %% नमी वाली सबसे अच्छी होती है। तो इसके लिए आप लोगों का 65% है ना, 65% आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना या गणना के अनुसार 2019 में देश में भैंस की कुल आबादी कितनी है? तो अगर इसकी बात करते हैं तो 109.85, और ये बकरियों की थी, आपको बताया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में गैसीय सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के अम्लीय जमाव से क्या बनता है? तो यहाँ पर वायुमंडल में गैसीय सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के अम्लीय जमाव से बनता या बनती है अम्ल वर्षा बनती है। क्या बनती है? अम्ल, क्योंकि गैसीय सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के जमाव से वर्षा जल में घुलकर इसे अम्लीय वर्षा में बदल देते हैं। अम्लीय वर्षा इमारत, फसल और पशुओं के चारे, जल स्रोत को सीधे क्या करती है, दूषित करती है, इफेक्ट करती है। पुच्छफाल किस जानवर की प्रजाति से जुड़ा हिस्सा है? पुच्छफाल, तो ये आपका पक्षियों के शरीर से जुड़ा हुआ भाग है।
पुच्छ फाल पक्षियों में एक प्रकार की अस्थि होती है, बोन होती है, जो उनके पंख और पूंछ से रिलेटेड होती है। पुच्छ फाल पक्षियों को उड़ने और संतुलन बनाने में मददगार भी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन डैश के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन जो होता है वो डैश के बराबर होता है। हरित ग्रह प्रभाव यहाँ पर आंसर होगा, है ना। वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जो हरित ग्रह जो प्रभाव होता है उसके कारण होता है पृथ्वी के औसत तापमान में लंबे समय तक बढ़ोतरी होना, जिससे कि पृथ्वी की जैव प्रकृति इफेक्ट होती है। वैश्विक ऊष्मन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है पृथ्वी के वायुमंडल की गर्मी को सामान्य से अधिक बढ़ाने वाली गैसों को ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और SHFC है, इनके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो। यूवी विकिरण में वृद्धि डैश के कारण होती है। यूवी विकिरण में वृद्धि डैश के कारण होती है। किसके कारण होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है ना, पराबैंगनी विकिरणों में वृद्धि के लिए यहाँ पर, और ओजोन गैस जो परत होती है उसके क्षरण के कारण, तो ओजोन क्षय यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक सांद्रित जैविक खाद्य है? तो ऑयल केक की हम बात कर रहे हैं, ये आपका जाएगा ऑयल केक। क्या हो जाएगा? ऑयल केक एक प्रकार का सांद्रिक जैविक खाद्य है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 46। भेड़ फार्म में एक मेमन के लिए आदर्श अपस्तन अवधि डैश होती है। तो ये 12 से 14 सप्ताह या 90 दिन, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुधन प्रजनन में जनक सांड का उसकी अगली पीढ़ी की काय के साथ संगमन को डैश कहा जाता है। सो इसे निकट प्रजनन कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते ओजोन क्षरण का प्रमुख मानव जनित कारण वायुमंडल में डैश गैसों के कारण प्रतीत होता है। तो ये आता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर होगा। और भी गैसें जैसे हेलोन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स हैं, ये और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सो वहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बृहस्पति होगा। अब कल का जो पेपर आया था सर्वाधिक समय, तो वो वरुण ग्रह का होता है। ऑप्शन में वरुण था, तो जो सूर्य की परिक्रमा में अब और वरुण ऑप्शन होता तो वरुण लगाते ना, लेकिन नहीं था। लेकिन कल के पेपर में वरुण था, कुछ बच्चे बोल रहे थे बृहस्पति आएगा, बृहस्पति नहीं आएगा, उसका वरुण ही आएगा। क्योंकि अगर इसमें भी अगर वरुण ऑप्शन होता तो बोला, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय वरुण नेपच्यून लेता है और सबसे कम बुध लेता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाने हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? आप देखिएगा, आप लोगों का पेपर हो गया, हमने आंसर की बना दी। अब जो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा वो आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी, अब कुछ दिन में आ जाएगी। तो आपके पेपर से पहले आंसर की आ जाएगी, जिनका भी पुलिस वाला है या वीडियो वाला पेपर है, तो उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को दोबारा इस पेपर को करा दूँगी, जो फाइनल आंसर की आयु की आ जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें हम कर लेंगे। सो फिलहाल 50 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, अमेजन क्या है? सबसे लंबी है ना। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखिएगा। ये नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित बहती है, और इसका उद्गम एंडीज से, एंडीज जो आपकी मैंने माउंटेन रेंज बताई थी ना, वहाँ से जो पेरू देश में पेरू से होता है स्पेशली, मुख्य रूप से ब्राज़ील देश से और अमेजन जंगलों से प्रभावित होती हैं। और वैसे ना जो इससे बोला जाता है, जो ये अमेज़न बेसिन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे एनाकोंडा भी सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरा, इसे यहाँ पे क्या होता है, ये O2 ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ज़्यादा क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है? विश्व संसार का फेफड़ा इसी अमेज़न बेसिन वाले रीजन को कहते हैं, ठीक है। और विश्व की वैसे सबसे लंबी नदी नाइल रिवर, नील नदी है, जिसकी लंबाई 6853 किलोमीटर है। लेकिन ऑप्शंस में फिर क्या दे रखा है आपका, वो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन है, दिए अगर नील दिया होता फिर नील आप लगाते, है ना। अगला क्वेश्चन है
और जो ये अमेजन नदी है, ये मैंने बताया कि आपका पेरू एंडीज जो माउंटेन रेंज है वहाँ से निकलती है और मुख्य रूप से ब्राज़ील में इसका ज़्यादा हिस्सा कवर होता है। अमेजन जंगल से प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। और वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील रिवर है। दिए गए कूट से इनको सुमेलित करना: मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेक्सीटोथर्म। तो कटिबंधीय क्षेत्रों का उनसे संबंधित जो शब्द हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश को किस नेम से जानते हैं? तो टुंड्रा आपका यहाँ पर आ जाएगा हेक्सीटोथर्म आ जाए, तो इसका तो 1 हो जाएगा, लास्ट में 1 होना हो गया। मेगाथर्म की बात करते हैं, भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पर क्या हो जाए? उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु या भूमध्य रेखीय प्रदेश, इसका हो जाएगा 2 स्टार्टिंग में। मेसोथर्म की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आ जाएंगे यहाँ पर 3rd। माइक्रोथर्म की बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध आ जाएंगे यहाँ पर 4th। यानी कि 2 3 4 1 किस में 2 3 4 1, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित जो है भंडार है? तो ये यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार करता है। वैश्विक बॉक्साइट भंडार का 22% हिस्सा है। दूसरे पर गिनी, तीसरे पर चाइना आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहते हैं? जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। इसकी सीमा नॉर्वे, स्वीडन, रूस से लगती है। फिनलैंड, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पशुचारण के लिए जो है वो कौन सा प्रसिद्ध है? पशुचारण अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। या ये अर्जेंटीना में विश्व प्रसिद्ध समशीतोष्ण घास का मैदान पंपास घास के मैदान का अर्जेंटीना, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान पंपास आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो रिवर या जायरे रिवर के नाम से जिसको जाना जाता है, ऑप्शन ए है ना। इसी को कांगो रिवर कहते हैं, इसी को जायरे कहते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर आपका वैसे तो जायरे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो भूमध्य रेखा को 2 बार। लिम्पोपो रिवर है एक जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही रिवर हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है उसे 2 बार काटती है। निम्नलिखित युग में देश और राजधानी में कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ जी बताइएगा। ब्राज़ील की ब्राज़ील या ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, मोरक्को की रबात। क्या होती है? रबात है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व डैश की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से किस ओर घूमती है? मैंने तो आंसर पहले ही बोल दिया है, पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन ए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन रात में क्या होता है? चेंज होता है। पूछा जाता है कि किसकी घूर्णन गति के कारण या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या परिवर्तन होता है? तो दिन रात में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 31% भाग को कवर करता है ये अफ्रीका के। यहाँ पर ऑप्शन डी सहारा डेजर्ट आ जाता है। कालाहारी डेजर्ट भी दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना में है। थार डेजर्ट हमारे भारत में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो इन्होंने 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देहरादून में यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना का चरण फर्स्ट फेज 1 के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। 1961 में उसका निर्माण काम शुरू हुआ था। सो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आंसर होगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? महत्वपूर्ण है ना। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जिसको जानते हैं वो है, क्योंकि यहाँ मध्य रात्रि के समय भी सूरज दिखाई देता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे का कौन हो जाएगा? नॉर्वे। क्या होना है? नॉर्वे हो जाएगा। पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की मंदाकिनी जो गैलेक्सी होती है उसे क्या कहते हैं? इसे
आंसर हो जाएगा बी, मिल्की वे आकाशगंगा। ये एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी और विश्व के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग नामों में इसे जाना जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? बताया भी था, कृत्रिम नहर है एक और मिस्र में स्थित है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार का मार्ग आसान बनाती है। 1869 में इसका निर्माण हुआ था, स्वेज नहर। समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरें जो होती हैं, इन लहरों को क्या कहा जाता है? इन्हें सुनामी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनामी समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला है जो पानी के नीचे भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। ऑप्शन बी। लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा देखिएगा, पोलैंड की राजधानी वार्सा हो जाती है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड हो जाती है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया हो जाएगी, पेरू की लीमा हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में विस्तार के बाद खोली गई पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सो पनामा जो है वो किन्हें किन्हें जोड़ती है? ये जो नहर है पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटते हुए बनाई गई थी और ये आप लोगों का हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। निम्न में से किसे ताप प्रवाह के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा विकिरण। विकिरण में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती है। इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य से आने वाली ऊष्मा, जबकि चालन और संवहन में ऊष्मा का प्रवाह किसी पदार्थ के कण के माध्यम से होता है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 67। निम्न में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु, है ना। क्योंकि शुष्क और क्या है, आर्द्र मौसम है। ये जलवायु मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो 10 डिग्री आपका अक्षांश है, उस 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के अक्षांश के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों में 10 से 20 डिग्री का जो अक्षांश होता है वहाँ पर, यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान, लेकिन वर्षा का वितरण असमान रहता है। ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है जबकि शीतकाल में मौसम शुष्क हो जाता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम आपसे पूछा गया। हाँ, सो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर बात करते हैं तो वो आप लोगों का हो जाएगा, अब देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अब आप लोग कई बार बोलेंगे कि शनि, तो फिलहाल जो है वो आयोग भी अभी भी जो है 25 में भी जो है किसको मानता है, बृहस्पति को ही मानता है। और नासा का फिर मैंने साइट भी विजिट करी है तो उसके अकॉर्डिंग भी अभी बृहस्पति सबसे बड़ा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फिर ऑप्शन में बृहस्पति नहीं होता फिर आप लगाते बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस तरीके से इनका क्या है आपका क्रम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 69। अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण यह डैश की विशेषता है? तो ये होता है आयन मंडल की। किसके होता है? आयन मंडल। वायुमंडल का वे भाग होता है जहां विद्युत आवेशित कणों की उच्च सघनता पाई जाती है, क्योंकि सौर विकिरण के प्रभाव से वायुमंडल के कण और परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं, जिससे विद्युत कणों की उच्च सघनता क्या होती है, उत्पन्न होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है ना। रिंग मतलब अग्निवलय का मतलब होता है रिंग ऑफ फायर, हम जिसे बोलते हैं। मतलब वहाँ पे क्या हुआ है कि पूरे ऐसे करके आपका बना हुआ है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, जो कि पूरा ज्वालामुखी फटे हुए हैं। इस तरीके से वो रिंग बना हुआ है, जैसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, है ना। जहाँ सक्रिय ज्वालामुखियों की मतलब एक्टिव हैं, सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये क्षेत्र पृथ्वी की प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के संगम स्थल पर है, जहां प्लेट आपस में टकराई खिसकती हैं, और इसमें जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का और अमेरिकी पश्चिमी तट सहित बहुत सारे आपके क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट आंसर होता है। अग्निवलय रिंग, जो रिंग ऑफ फायर होता है वो आपका प्रशांत महासागर में बनता है। एक्टिव वॉल्केनोज की पूरी श्रृंखला है।
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह है वो कहलाता है। सो इसको कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। इन्हें पृथ्वी से देखने पर एक विशिष्ट आकृति में दिखाए जाते हैं, जैसे सप्तऋषि, ओरियन, है ना, और वृश्चिक आदि। अगला क्वेश्चन आता है कि 72 पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना? तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है उसका मान कितना होता है? और ये जो वेग होता है किसी वस्तु को किसी ग्रह या अन्य वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए ज़रूरतम न्यूनतम गति होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा और भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड भी करती है। 23.5 डिग्री आपका क्या है? अक्षांश रेखा। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण होता है? चूना पत्थर, जिसे मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप में जानते हैं, ये मुख्य रूप से कैल्साइट और आर्गोनाइट खनिजों से मिलकर बना होता है। जब एक खनिज घुलित कैल्शियम युक्त पानी से बाहर निकलता है तो ये चूना पत्थर का निर्माण करता है। अवसादी चट्टान कौन सा है? अवसादी, ऑप्शन ए। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, कनाडा। कनाडा के नोवा स्कोटिया स्थित फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में ज्वार भाटा करीब 15 से 16 मीटर ऊंचा। यहाँ पानी में एक प्राकृतिक अनुनाद होता है जिससे क्या कहा जाता है? सेइची कहते हैं। और ज्वारभाटा समुद्र पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से होता है। तो ज्वारभाटा क्यों आता है वो भी आपको याद रखना है। समुद्र पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है कब? हाँ जी, तो बताइएगा। देखो, एक होती है 3 जनवरी, एक होती है 4 जुलाई। तो दोनों ही आप नाम याद रख लीजिएगा। 3 जनवरी को हम बोलते हैं अपसौर की घटना। क्या बोलते हैं? अपसौर की घटना। 4 जुलाई की घटना को हम सॉरी उपसौर हो गया, ये अपसौर हो गया। ठीक है, अपसौर हो गया, ये उपसौर हो गया उ, और ये हो गया अप हो गया। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, सीधे ऐसा क्वेश्चन भी आता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अब उपसौर क्या है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। और इसलिए इसकी कक्षीय गति सबसे अधिक होती है 3 जनवरी को। और दूसरा यहाँ पर अपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, इसलिए इसकी कक्षीय गति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा है कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है, तो सर्वाधिक गति कब होगी? 3 जनवरी को होती है ना। तो यहाँ और पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने की गति सदा एक समान रहती है, ये कभी भी परिवर्तन नहीं होती। पृथ्वी की घूर्णन गति 1670 किलोमीटर पर घंटा है, जिसका संबंध पृथ्वी के आकार, द्रव्यमान, घूर्णन अक्ष से। हालांकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते समय अपनी अक्षीय गति ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन करती है, और ये परिवर्तन पृथ्वी के अपसौर एपेहेलियन और उपसौर पेरिहेलियन के कारण होता है। तो आपको बता दिया है कि किस चीज़ से हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। अब ये पूछा जाता है कि अपसौर की घटना कब होती है, उपसौर की घटना कब होती है। टुगेला ऊंचा जलप्रपात स्थित है। टुगेला ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? रॉयल नेटल नेशनल पार्क के ड्रेकन्सबर्ग में मौसमी झरनों का एक परिसर है, और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो कि वेनेजुएला में है, एंजल जलप्रपात है, एंजल। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे गर्म बिंदु से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैला और ठंडा हुआ, जिससे ये अपनी मौजूदा स्थिति में आया। और इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लैमेत्रे, जो कि बेल्जियम से थे।
वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमीय घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें सभी मौसमीय घटनाएं होती हैं? कोहरा, ओलावृष्टि, बादल, हवाएं, तूफान, ये होती हैं आपकी क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। सो भारत में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हालांकि इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। कृषि विकास से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? आपको कराया था। गुरुत्वाकर्षण डैम है उत्तराखंड के टिहरी जिले में, टिहरी डैम से 22 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित, और 400 मेगावाट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत चट्टानें कौन सी हैं? पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत चट्टानें जो हैं, जो पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% हिस्से में मिलती हैं। हालांकि मात्रा के आधार पर पृथ्वी की कुल चट्टानों में इनका लगभग हिस्सा 5% है अगर टोटल देखते हैं, लेकिन सरफेस की बात करते हैं 75% है। यहाँ पर बी आपका अवसादी चट्टानें हैं। पृथ्वी की परत का लगभग 90 हिस्सा आग्नेय चट्टानों से जो परत होती अंदर है ना, और इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो वो आग्नेय, लेकिन सतह सरफेस पर धरातल पर आपका अवसादी चट्टान होती है। बाकी जो % होता है वो किसका होता है? आग्नेय और आपका और जो हमारी चट्टान है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भूगोल का विज्ञान आपको मैंने बताया भी था एक बार हिस्ट्री वाले में, तो वो मैंने वहाँ पे क्लियर करा था कि वहाँ पे ज्योग्राफी में आपका आता है। एरेटोस्थनीज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोला वन का संबंध है। तो शोला वन का संबंध है यहाँ पर दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 16 वन का संबंध दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। ये वन दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों से जुड़े हैं, और ये जंगल और घास भूमि का संयोजन, जिसमें घास के मैदान के बीच बीच में छोटे छोटे वन क्षेत्र होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया तो आपको डाउट भी आया था। अब आई होप सो डाउट क्लियर हो गया होगा। यूकेपीएससी में पूछा गया था, तो मैंने यूकेपीएससी वाले PYQ कराए थे, तब आपका वहाँ पे डाउट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 के ऊंचाई पर अल्पाइन वन जो हैं ये पाए जाते हैं, आपसे पूछा गया है। तो कौन सी ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 2900 से लेकर के आपके 3500 मीटर ना, इन्हें टुंड्रा वन भी कहते हैं। अल्पाइन वनों में छोटे और कम ऊंचे शंकु वृक्ष, कैल, स्प्रूस, देवदार, घास, लिचेन, ये आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन डी। अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकन घाटी स्थित है? तो हमारे यहाँ की सिलिकन वैली, सिलिकन घाटी कैसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोला जाता है, जहाँ बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी है। ये आप लोगों का हो जाएगा बी, कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? USA के कैलिफोर्निया में सिलिकन घाटी। कैलिफोर्निया का जो एक प्रांत है, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र, वहाँ के दक्षिणी हिस्से में सांता क्लारा घाटी है, वहाँ ही लोकेटेड है। और ये घाटी दुनिया का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर भी है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैलिफोर्निया। और हमारे इंडिया की सिलिकन वैली जो है वो बेंगलुरु को बोलते हैं। भारत में सेज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ है? भारत में सेज नीति की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई, और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेश निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास। तो इसी से रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन भी पेस्ट किया था। यहाँ पर हमने जो ये सेज वाला मॉडल अपनाया है वो चाइना, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का निर्धारण चाइना के सफल मॉडल के आधार पर हुआ है। सेज नीति की शुरुआत हमारे इंडिया में 2000 में हुई, और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 इसमें पारित हुआ है। उद्देश्य क्या रहा है? विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश जो है इसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं। किसे कहते हैं? उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अच्छा, किस अक्षांश के बीच में होता है ये, है ना?
तो ये जो होती है ना, ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पछुआ या व्यापारिक पवनों की पेटियों के मध्य पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी होती है, जो सामान्यतः 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है स्थित है। और इन क्षेत्रों में उच्च दाब प्रणाली होती है, जिससे वायु का प्रवाह नीचे की ओर होता है, और ये क्षेत्र सूखे और शुष्क होते हैं, जिससे वर्षा की मात्रा कम होती है। सो क्वेश्चन नंबर 89, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इनको क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। इनको कहते, और ये कहाँ पर मिलते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, सवाना घास के मैदान। ये पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष होते हैं। ये क्षेत्र एकदम घना और हरा क्या होता है, भरा रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिएगा यहाँ पर लोहारी उत्तरकाशी, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, मनेरी बाली उत्तरकाशी, सप्तेश्वर परियोजना, ये चंपावत है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि डैश घंटे होती है। भूमध्य रेखा पर जो दिन की अवधि होती है, दिन और रात की अवधि लगभग 12 घंटे ही होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए। इसका कारण है भूमध्य रेखा पर जो स्थित प्रदेश हैं, प्रदेशों में सूर्योदय और सूर्यास्त अपेक्षाकृत अधिक देरी से होता है। इसे इक्लिप्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, एक सेकेंड ना, इक्विलिप्स, क्या कहते हैं, इक्विलिप्स इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। जो कालाहारी डेजर्ट है, इसमें एक ट्राइब मिलती है ना, और ये ज़्यादातर बोत्सवाना अफ्रीका में है और बोत्सवाना में फैला हुआ है, और दक्षिण अफ्रीका में आपका ज़्यादा इसका विस्तार है। यह एक विशाल अर्धशुष्क रेतीला सवाना है और इसका क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो बुशमैन ट्राइब यहाँ पे मिलती है। एक समुद्री मील डैश किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील जो होता है वो डैश किलोमीटर के बराबर होता है। सो ये होता है आपका 1.852 अपना किलोमीटर के बराबर होता है। समुद्री मील का यूज़ मुख्य रूप से समुद्री और हवाई नेविगेशन में होता है, क्योंकि ये पृथ्वी की परिधि पर क्या होता है, आधारित होता है, बेस्ड होता है। डुरंड रेखा डैश की सीमा को अलग करता है। जो डुरंड रेखा होता है वो किसकी सीमा को अलग करता है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौते में ये क्लियर हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सो उष्ण कटिबंधीय वन जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको देखने को मिलते हैं। इन वनों में प्रतिवर्ष लगभग 100 से 600 मीटर 100 to 600 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अमेजन और कांगो उष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे डैश कम किस माह में होती है। तो मैंने आपको बताया था सबसे अधिक सबसे अधिक कब होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम 3 जनवरी को होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपसौर कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97, अंतरिक्षयान जूनो का संबंध किस ग्रह से है। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद नासा के द्वारा हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति पर स्टडी करने के लिए पृथ्वी से 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया। जुलाई 2016 में बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक इसने क्या करा, पहुंचने में सफल रहे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल है। सो अवसादी शैल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बलुआ पत्थर। कौन सा हो जाएगा, बलुआ पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो यह आता है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। कौन सा आ जाता है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ पर स्थित है। हम्बन टोटा पोर्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा श्रीलंका।
तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 100 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं, 100 प्लस और क्वेश्चन है, उनको भी फटाफट करते हैं, आंसर दीजिएगा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है तो विश्व का ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा मैंने बताया था फंडी की खाड़ी यानी कि कनाडा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 102। वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो वो कौन सी सरफेस है जहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है? आप सभी जानते हैं वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल और बहिर्मंडल होता है। तो वायुमंडल की इन परतों का तापमान लगभग अलग अलग होता है ना। जो समताप मंडल, इसमें क्या रहता है आपका, समताप मंडल में आपका तापमान स्थिर रहता है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसमें ओजोन परत की उपस्थिति के कारण सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है वो अवशोषित हो जाती हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? तो पत्तन युग्म की बात करते हैं, आपको बताया था स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, और इस नहर के दोनों सिरों पर उत्तरी और दक्षिणी पोर्ट सईद तौफीक पत्तन कौन सा है यहाँ पर, पोर्ट सईद और तौफीक, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आप सभी जानते हैं, सूर्य के सबसे निकट होने के कारण 88 दिन में यह अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बुध। यम होता है, तो यम क्या है आपसे पूछा गया है, ग्रह है, बौना ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या उपग्रह है? तो प्लूटो ग्रह को यम कहा जाता है, ऑप्शन बी यानी कि आपका बी हो जाएगा। 2006 में से ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया। हमारे सौरमंडल के सीरीज हाउमेया, माइकेमाके, एरिस ये क्या हैं, बौने ग्रह हैं। निम्न में से एक कौन सा देश है जो यूरेनियम का अधिक उत्पादन करता है? यूरेनियम का अधिक उत्पादन कौन सा करता है? देखिएगा, जब ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था ना, उस समय तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, कनाडा होगा। लेकिन अब अगर ऑप्शन में आता है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भाई, कजाकिस्तान है। कौन सा है, कजाकिस्तान आप लगाइएगा यहाँ पर, आप ध्यान रखने। उसके बाद कनाडा है, देन तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। सो अपडेट वाली चीज़ें हैं, कजाकिस्तान अभी सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो ऑप्शन मैंने आपका 2012 के अकॉर्डिंग कनाडा है, लेकिन करंट में आपका क्या हो जाएगा फिर आपका या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इन चारों ऑप्शंस में कनाडा जो है वो सबसे ज़्यादा करता है, इस तरीके से ले लीजिएगा अभी। लेकिन ऑप्शन में अगर कजाकिस्तान लिखा होता तो कजाकिस्तान आप लगाएंगे, ठीक। सार्गेसो सागर स्थित है तो ये एक समुद्री घासों का क्षेत्र होता है, यहाँ कई तरह की समुद्री प्रजातियों के लिए घर प्रदान करता है ये। ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक शांत और स्थिर जल का क्षेत्र माना जाता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर उत्तरी डकोटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल है? आपको मैंने स्टार्टिंग में मरुस्थल आया था तो वहाँ पर बताया था, और इसे मौत का समुद्र भी कहा जाता है। और इस रेगिस्तान के बीच से तरीम नदी बहती है जो इस क्षेत्र का एकमात्र जल स्रोत मानी जाती है। आपका वैसे तकला मकान कहाँ पर है, चाइना में है। मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान जिसका अधिकांश भाग चाइना के द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रांत में पड़ता है। उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा शिफ्टिंग लैंड डेजर्ट जहाँ रेत लगातार स्थान बदलती है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मौत का समुद्र भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगहो नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, सोरो ऑफ चाइना जिसको कहा जाता है, किसमें गिरती है? हांगहो नदी यह तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई पीले सागर में गिरती है, और ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली यांगसी है,
है ना। और ये आपका, इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन की सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी, पीला सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेनेवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के लिए प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह है। जेनोवा, तो ये है इटली का, ऑप्शन डी। यहाँ से मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया जाने वाले जहाज रवाना होते हैं। एक भूमध्य सागरीय बंदरगाह है ये। निम्नलिखित मध्याह्न रेखाएं मेरिडियंस में ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से लिया जाता है या माना गया है। तो ये आपका पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा है। इसे प्रधान मध्य रेखा, प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये रेखा इंग्लैंड के लंदन में रॉयल वेधशाला ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है और ये अंतर्राष्ट्रीय समय गणना का आधार है। नेक्स्ट है 13 संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्रों को पहचानना है। तो इसमें आपका डुलुथ, मेसाम्बी, वर्मिलियन आ जाता है, वर्मिलियन रेंज, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है। तो चावल के कटोरे के रूप में कौन सा द्वीप है जापान का सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला, जहां देश का अधिकांश चावल का उत्पादन होन्शु द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो ये आता है आपका कृषि, कौन सा आ जाएगा, कृषि, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टान है, प्राइमरी चट्टान जिसको कहा जाता है, और इनको आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। और चट्टानें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनती हैं और ये चट्टानें क्रिस्टलीय होती हैं, इन्हें जीवाश्म नहीं होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखो भाई, सागर के निर्वर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। और कच्छ का मैदान मुख्य रूप से समुद्री जल के पीछे, मतलब भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है, बिल्कुल समुद्री जल के पीछे हटने और जो भूगर्भीय प्रक्रिया है उनके कारण बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, दोनों ही सही हैं, सी। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। इन भागों में उच्च तापक्रम और वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है, बिल्कुल ये भी यहाँ पर सही है। तो मतलब दोनों ही क्या हैं, सही हैं। और ये कई कारकों के संयोजन का परिणाम है वैसे, जिसमें शामिल है कम वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, शुष्क हवाएं, तो ये सभी शामिल हैं। ये भी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 119 की, जो कि आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मौसम विज्ञान, तो ये किसके, मौसम विज्ञान किस में आता है आपका, बताइए, जलवायु विज्ञान में आ जाएगा। तो ऑप्शन सीधे बी एलिमिनेट हो गया है। मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल हो जाएगा। जल विज्ञान आपका किस में आ जाएगा, समुद्र विज्ञान में आ जाएगा। भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान हो जाएगा। सो 1 2 1 4 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम आपने लगाना था। हाँ, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है आपकी, 78%, याद रखिएगा। नाइट्रोजन 21%, ऑक्सीजन 0.9%, आर्गन 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें आपकी मिलती हैं। लेकिन ऊंचाई के आधार पर वायुमंडलीय परतों का बताना था, तो सबसे पहले आपका बढ़ते हुए क्रम में बताएंगे, तो सबसे ऊंचाई के आधार पर है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, परफेक्ट है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत क्रम निम्न में से किससे संबंधित है। तो हिमालय पर्वत किस टाइप का पर्वत है आपसे पूछा है। तो हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है, एक वलित पर्वत है। अगर ऑप्शन में मोड़दार नहीं होता, फिर वलित होता तो वलित लगाते। और इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन जब प्लेटें आपस में टकराई हैं उसकी वजह से हुआ है। और विश्व के अलग कुछ और भी वलित पर्वत जैसे आल्पस पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, सब वलित पर्वत ही हैं, मोड़दार पर्वत ही हैं।
डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हुआ है। डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है उत्तरीय सागर में स्थित है। कहाँ पर है आपका ऑप्शन बी। डागर बैंक का एक बड़ा रेतीला टीला है जो सर्दियों में मछली पकड़ने के लिए फेमस है और ये कॉड, प्लेस, हेडॉग, टर्बोट, डेब्स और हेरिंग जैसी जो फिश होती हैं उनके उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो इनमें से फान, आल्पस पर्वत, मिस्टल, फ्राइन घाटी, कामशिन, मिस्र। तो देखो जो बोरा है, जो ये आपकी बोरा है ना, ये एक ठंडी तेज हवा है। तो ये आप लोगों की जो है इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया में एड्रियाटिक सागर की ओर उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। तो बाकी तो आपके सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो ये आपका बेंगुएला की जो जलधारा है वो ठंडी है। और दूसरा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक शीत जलधारा, इस जलधारा के कारण पादप प्लवकों की संख्या बढ़ती है, जैसे मछलियाँ, शार्क, हिल्स की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है? दरार या भ्रंश के कारण अवरोधी पर्वतों का निर्माण होने से इन्हें भ्रंशोत्तत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। वॉस जेसस, ब्लैक फॉरेस्ट, शॉल्ट रेंज इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉस गेस या वॉस जेस होता है। अगला है, मानचित्र पर बनाई गई समुद्र सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं समोच्च रेखा। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। कांगो बेसिन के लोग निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित? तो कांगो बेसिन या जायरे वाली जो है, इसमें जो लोग हैं वो आपको ध्यान रखना है। मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो बेसिन निग्रोइड हो जाते हैं। कौन होते हैं? निग्रोइड प्रजाति है, जो पश्चिमी भूमध्य रेखा अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सो निम्न में से कौन सी नदी साइबेरिया में प्रवाहित नहीं होती है? सो ऐसी कौन सी नदी है जो साइबेरिया में प्रवाहित नहीं होती है? नाइल रिवर। कौन सी है? नाइल रिवर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन ए यहाँ पर होन्शु द्वीप हो जाएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर है। होन्शु दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप इसको मानते हैं। भू आकृति बरखान निर्मित होती है किससे? भू आकृति है बरखान किसके द्वारा निर्मित होती है? पवन के द्वारा। ऑप्शन ए बरखान या बरचन रेत के टीलों की एक आकृति जिसका आकार अर्धचंद्र जैसा होता है। बरखान रेगिस्तानों में बहने वाली बालू का स्तूप होता है। निम्न में से एक वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी एक वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? वे होती है जो वायुमंडल में उपस्थित होकर सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर उसे पुनः उत्सर्जित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 131 का ए नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई डैश में मापी जाती है? सो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापते हैं? डॉप्सन्स यूनिट में मापते हैं। ऑप्शन आपका बी। और इस परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट इकाई से मापी जाती है। डॉप्सन को ओजोन की सांद्रता मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भूमि तथा समुद्र के बीच में अंतर क्या उत्पन्न करता है? तो इनके बीच में जो अंतर है वो क्या उत्पन्न करता है? मॉनसून। ऑप्शन ए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक लवणता किसकी समुद्रीय जल में पाई जाती है? तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लाल सागर आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता। भूगोल मानव पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतःक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी रेट जेल। कौन है? एक जर्मन भूगोलवेत्ता
फ्रेडरिक रेड जेल। नेक्स्ट है भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित आकृति कौन सी है, जिसे सिंक होल्स कहा जाता है। वे आकृति होती है जो भूमिगत जल के निक्षेपण और उसके द्वारा भूगर्भीय सामग्री के क्षरण से बनती। ये आकृतियां कास्ट भौगोलिक संरचनाओं में पाई जाती हैं, जहां चूना पत्थर जैसी चट्टानें होती हैं। गोल रंध्र यानी कि सिंक होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं, उन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं। क्रमिक परिवर्तन, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्रमिक विकास का एक विकास की प्रक्रिया है जो धीमी गति से होती है और संगठित ढंग से प्रभावित। निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो लहरें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती है उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती हैं? तो ये आपका आयन मंडल, क्या हो जाएगा आपका आयन मंडल, ऑप्शन बी। भौगोलिक प्रदेश के सभी पारिस्थितिकीय व्यवस्थाएं इकोसिस्टम के साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनाती है या बनती है उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल। उसको क्या कहते हैं? जीव मंडल। जीव मंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र होता है ना, और इसी पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र भी कहा जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग A.G. टांसले ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डिएगो गार्सिया ये आपने ध्यान रखना है हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। ये द्वीप समूह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण डिएगो गार्सिया पर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है। नेक्स्ट है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के बीच में ऐसा कौन सा पर्वत है जो क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ऑप्शन बी पिरेनीज यहाँ पर आंसर रखिएगा। और ये पर्वत श्रृंखला लगभग 491 किलोमीटर लंबी जो बिस्के की खाड़ी से शुरू होकर भूमध्य सागर तक फैली, और इस पर्वत श्रृंखला के इस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंचा शिखर पीक जो है वो है अनेटो। कौन सा है? अनेटो। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका वेनेजुएला हो जाएगा, और वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। दक्षिण अमेरिका उत्तर में स्थित कटिबंधीय प्रदेश आप लोगों का है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह होता है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह और पृथ्वी का सबसे नज़दीक पड़ोसी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। इसका घनत्व वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव में गर्मी को फंसाता है, जिससे यहाँ सारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। ये हमारे सौर मंडल का क्या बनता है? सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। किसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है? हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जापान को कहा जाता है। पूर्वी हिस्से में जहाँ सूर्य की किरणें पहले पड़ती है, जापान को निहोन क्या कहते हैं? जापान को निहोन या निप्पॉन भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जहाँ सूरज उगता है। और हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? जापान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृत्त बड़ा होता है? सबसे बड़ा वृत्त काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती, जिसे शून्य रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसिप, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। क्या हमारे भारत से होकर गुजरती? नहीं, भारत इससे 876 किलोमीटर की दूरी पर है। निम्न में से कौन सा जलवायु कटिबंध विशेषता तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है? तो भाई 145 का यहाँ पर आपने लगा देना, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या शून्य रेखा। निम्न में से कौन सा जलवायु कटिबंध विशेषतः तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है? सो ये ध्यान रखिएगा, शुष्क जलवायु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर होगा। पर्यावरण का मौसम रखने वाला होता है। पर्यावरण का मौसम रखने वाला, तो ये आपका मौसमी घटनाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। ऑप्शन सी। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है?
मध्य अक्षांश एवं पश्चिमी महाद्वीप, कौन सा हो जाएगा? मध्य अक्षांश और पश्चिमी महाद्वीप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? अक्षांश, जिन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, जो पृथ्वी को विभाजित करती हैं। पृथ्वी पर किसी देश या जगह की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर से ही होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा निर्मित पिंड जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं वो हैं कृत्रिम उपग्रह। कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह। और दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को क्या करा था? लॉन्च किया था। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ध्रुव तारा, ये याद रखिए, पूछा जाता है बहुत बार। ये आपका उत्तर दिशा में, ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, जो आपका पोल होता है उसकी सीधी दिशा में स्थित है और आकाश में हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है ना। उत्तरी ध्रुव अक्ष के लगभग सीध में और आकाश में हमेशा उत्तर में। इसका यूज़ रात के समय में दिशा निर्धारण के लिए होता है, क्योंकि अपनी स्थिति नहीं बदलता। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट कौन थे? तो भाई आर्यभट्ट कौन थे? ऑप्शन ए यहाँ पर भारतीय खगोल शास्त्री। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम कौन सा है? पृथ्वी के पूछा है, सूर्य के नहीं पूछा है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो मंगल की अपेक्षा शुक्र पृथ्वी के क्या है? सबसे पास है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बताइए। शुक्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक जाती है और अगले एक कैलेंडर दिवस सीमांकित करती है। ग्रह जहाँ जीवन है वो कौन सा है? पृथ्वी फिलहाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर के सतह जल का औसत तापमान। तो ये आपका होता है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन है। महासागरों की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और ये तापमान ताजे पानी के हिमांक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र के पानी में घुले लवण हिमांक को कम कर देता है। फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा। चारों ओर से जल से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा जाना जाता है। जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जबकि 3 तरफ से घिरा हुआ स्थलखंड प्रायद्वीप, जैसे हमारा दक्षिण वाला पार्ट। द्वीप ग्लेशियर, समुद्र, नदियों के निक्षेपण या ज्वालामुखी गतिविधियों से बनते हैं। द्वीप के प्रकार में महाद्वीप, महाद्वीपीय द्वीप, ज्वारीय द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, मूंगा द्वीप, बांधवा द्वीप, ये अलग अलग आपके आ जाते हैं। इनमें से दिन के किस समय में कुहासा त्रिमेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं? तड़के अथवा सूर्योदय से पहले, है ना, तड़के अथवा सूर्योदय से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर, छोटे से बड़े में देखो सबसे छोटा आ जाएगा आप लोगों का आर्कटिक महासागर, फिर उसके बाद उससे बड़ा हिंद, उससे बड़ा अटलांटिक, उससे बड़ा प्रशांत। तो सबसे बड़ा प्रशांत आपने ध्यान रखना है, सबसे छोटा आर्कटिक। समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो समान गहराई को जोड़ती हैं उनको क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। समान लवणता वाले क्षेत्रों को जो है वो आइसोहेलाइन है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है वो आइसोहाइट्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? ये घटना से पूर्णिमा के दिन होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाती है ना, मून के बीच में क्या आती है? अर्थ, तब होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बी फॉर बॉय। भारत का मानक समय GMT है कितना? 5.5 घंटे आगे है, ऑप्शन सी। अलास्का निम्न में से किस देश का हिस्सा है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट में USA संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। संयुक्त राज्य और अमेरिका जो है एक दूसरे को पैरेलल, इनके बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है? संयुक्त राज्य और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और
कनाडा के बीच में, तो वो भी आप कमेंट कर दो फटाफट से। 49 पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 164 है, 1 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतरीय दूरी को पार करती है? 1 घंटे में 15 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। 360 डिग्री को 24 घंटे से भाग देने पर 15 डिग्री प्रति घंटा निकल के आता है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? आपको कराया था। आटाकामा दक्षिण अमेरिका में रेगिस्तानी पठार जो एंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत तट से 16 किलोमीटर दूर, दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व का नवीनतम देश है? तो विश्व का सबसे नवीनतम देश ये दक्षिण सूडान है, जिसकी राजधानी जो है जूबा, सबसे बड़ा शहर भी इसका माना जाता है। 19 जुलाई 2011 को जन्म संग्रह के बाद स्वतंत्रता से प्राप्त हुई। विश्व का 196वां स्वतंत्र देश, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य, अफ्रीका का 55वां देश दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान, तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, थार। ये पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे ठंडा दूरस्थ ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है? तो ये आपकी वी आकार की जो घाटी होती है ये हिमानी द्वारा नहीं बनती। हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृति यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हान, हिमसोपान, मेश, सिला, टान, फियोर्ड, ये सारी चीज़ें बनती है। वातावरण व मौसम की जानकारी का अध्ययन कहलाता है मेट्रियोलॉजी। क्या कहलाता है? मेट्रियोलॉजी, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई पता करने वाले पहले भूगोलवेत्ता या भूगोलज्ञ कौन थे? एरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना प्रस्तुत करी थी? विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना किसने विस्तारित करी थी? एडविन हब्बल ने करी थी। किसने करी थी? अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हब्बल और बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेतेयर। लेमेतेयर ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। पर्वतों का पालना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूसन्नति। भूसन्नति के कारण ही बहुत सारे जैसे कि रॉकी, यूराल, टैथिसी जैसी भूसन्नतियाँ, प्राचीन और नई तरह की वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है इनसे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है और पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। निम्न में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यूरेनियम भंडार की बात कर रहा है तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जबकि उत्पादन के मामले में कजाकिस्तान है। भंडार और उत्पादन तो वो अलग है। रिजर्व करता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कजाकिस्तान उत्पादन ज़्यादा करता है, और साथ में फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। निम्न में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतर समय लेता है? बृहस्पति, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत निम्न में से क्या है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विद्वान कौन थे? ऑप्शन डी, एरेतोस्थनीज। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। कैसे होते हैं? हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं, पछाब मेघ होते हैं। कौन से होते हैं? पछाब मेघ होते हैं। नेक्स्ट है, संघनन का रूप नहीं है। संघनन का रूप कौन सा नहीं है? ओश पाला कोहरा होता है कंडेंसेशन का, लेकिन गुप्त ऊष्मा नहीं होती। ऑप्शन सी। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं, दक्षिणी फ्रांस से भूमध्य सागर में बहती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर मिस्टल हो जाएंगे। हरमट्टन की बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। चिनूक आपकी अमेरिका और ब्रिक फिल्डर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। चिनूक आपकी अमेरिका में, ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली क्या है? गर्म हवाएं हैं।
नेक्स्ट आता है 182 भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं। भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं जब कोई विशाल और भारी प्लेट किसी हल्के प्लेट के नीचे छेपित होती है तो वो सीमा अभिसारी सीमा कहलाती है, यानी कि अभिसारी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी होगा। मैटरहॉर्न बनाया जाता है किसके द्वारा? सो मैटरहॉर्न बनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए हिमनदों के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? हिमनद के द्वारा। नेक्स्ट है पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है। विक्षेपण बल अधिकतम होता है ध्रुव पर अधिकतम और सबसे कम ध्रुव भूमध्य रेखा पर होता है। इसका कारण भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलियस बल है उसका अभाव होता है, यानी कि पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम ध्रुव पर होता है, सब कम होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी ज़्यादा पूछा है तो आपका ध्रुव हो जाएंगे। रासायनिक अपक्षयन डैश में यांत्रिक अपक्षयन से ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आर्द्र शुष्क प्रदेश, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है ऊंचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को डैश कहा जाता है। लैप्स दर कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैप्स द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। कोरियोलिस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी गैस से वायुमंडल तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रही है? हाँ, तो इनमें अगर हम देखते हैं तो वो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन जो है वो नहीं देता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 189। उष्णवलीय प्रदेशों की हवा के प्रतिशत जलवाष्प गरिष्ठ रूप में डैश में होंगे? 4%। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि वायुमंडलीय दाब को अगर मापना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आपका बैरोमीटर और लैक्टोमीटर का यूज़ तो भाई किसको, दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या अगर हम बात कर देते हैं इन ऑप्शंस में से, वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सागर का अत्यंत सामान्य लवण कौन सा है? तो सागर का अत्यंत सामान्य लवण की बात करते हैं तो वो आता है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। महासागरों का औसत लवणता 35% है। सबसे अधिक लवणता प्रशांत महासागर, ये ध्यान रखना सबसे अधिक कहाँ पर है। दिवस का 90% से अधिक जीव समूह इसमें है। विश्व का 90% से अधिक जीव समूह किसमें मिलता है? तो यह आपका समुद्र कहाँ पर है? समुद्री पारितंत्र में पाया जाता है। सबसे विस्तृत और स्थायी पारितंत्र समुद्री पारितंत्र ही है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग किसके बराबर होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री जो है मेरिडियन अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था। तो श्रीलंका द्वीप को पहले किस नाम से जानते थे? मेडागास्कर को तो मालागासी के नाम से, श्रीलंका को सिलोन के नाम से। ऑप्शन सी। जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? एक्विक्लूड कहा जाता है। ऑप्शन डी। ये मुख्यतः जलरोधी चट्टानें जैसे शैल या कठोर मिट्टी से बना होता है जो पानी को नीचे की परतों में जाने से रोकता है। जबकि जलधर की अगर बात करते हैं तो वह शैल समूह है जो भूजल को संचित और प्रवाहित करता है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रदीप्त व्रत। क्या कहते हैं उसे? प्रदीप्त व्रत। ये व्रत वसंत और शरद विषु पर भी अक्षांशों को आधों में काटता है। ये व्रत अक्ष के साथ समाप्ति नहीं, ये पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर स्थित है, जबकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से डैश डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय आग्नेय चट्टान कौन सी? अम्लीय आग्नेय चट्टान आपसे पूछा है। सो यहाँ पर ग्रेनाइट जो होता है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान, जिसमें सिलिका जो होती है, सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है, धीमी गति से ठंडा होने वाले मैग्मा से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन हो जाएगा ए, पश्चिम से पूर्व की ओर।
तिलैया डैम किस नदी पर बनाया गया? आपको मैंने डैम कराए थे, वहाँ पर बताया था। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में बराकर नदी पर बनाया गया है, झारखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है, हम्बोल्ट की जो धारा है वो प्रवाहित होती है पेरू के तट पर, क्या है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग से लेकर पेरू तट पर बहती है, और ये धारा कम लवणता वाली है। ये धारा दक्षिण चिली से उत्तरी पेरू तक फैली हुई है। नेक्स्ट, एक हिमघाटी समुद्र द्वारा अतिक्रमित होने पर क्या कहलाती? एक हिमघाटी समुद्र द्वारा अतिक्रमित होने पर क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है फियोर्ड। क्या कहा जाता है? इसे फियोर्ड कहते हैं। रिया है, टान है, ड्रमलिन है, फियोर्ड है। ये हिम निर्मित स्थल कृतियाँ होती हैं। फियोर्ड जल का लंबा, गहरा और सकरा भंडार होता है। ये अक्सर यू आकार की घाटी में बनते हैं। फियोर्ड नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड, अमेरिका की जो अलास्का वाला रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली किस किरणों से करती है? आप सभी जानते हैं समताप मंडल में आपको देखने को मिलती हैं। ओजोन किरण जो है ये पराबैंगनी किरण है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? सो निहारिका परिकल्पना लाप्लेस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी। निहारिका अंतर तारकीय स्थान में मौजूद गैस, धूल और प्लाज्मा से बने बादल होते हैं, इन्हें नेबुला भी कहते हैं। वायुमंडल की किस परत में वॉन एलन विकिरण पेटी स्थित है? वॉन एलन विकिरण पेटी जो है ये आपका है चुंबकीय मंडल में अवस्थित है। ये पृथ्वी के वायुमंडल का एक ऊंचा स्तर। वैन एलन विकिरण पृथ्वी के चारों ओर अवशोषित कणों का एक क्षेत्र होता है। पृथ्वी पर 2 वैन एलन बोल्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? इंपॉर्टेंट है। अश्व अक्षांश मैंने आपको कराया है। अश्व अक्षांश दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है ना। अश्व अक्षांश व्यापारिक हवाओं और पछुआ हवाओं के बीच उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में शांत हवा और समुद्र की एक पेटी है। सो यहाँ पर आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी। टिलाइट बनते हैं। सो टिलाइट किससे बनते हैं? अवसादी चट्टान या है ना। देखो टिलाइट एक अवसादी चट्टान है जो तब बनती है जब हिमनद बर्फ तलहट जमा करती है और फिर से चट्टान में बदल देती है। तो टिलाइट चट्टानें पुरानी जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में जानकारी देती है। टिलाइट चट्टानें डाइमिक्टाइट से अलग होती हैं। तो यहाँ पर है हिमानी निक्षेप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है। देखो वैसे तो ये सारे के सारे हैं, है ना। और तो यहाँ पर तो ऑल ऑफ दीज आएंगे, महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, सारे महाद्वीपीय हैं। सो भाई ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा आपका। एक नया ऑप्शन बना देंगे ई, क्योंकि ये महाद्वीपीय किनारों पर या फिर उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व में पाए, जैसे हिमालय है, अल्पाइन है, पर्वत समूह, रॉकी, एंडीज, एप्लेशियन, एटलस, अल्बर्ज। तो ऑल ऑफ दीज है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल है, ये मैंने आपको कराया हुआ है क्वेश्चन। 21 में पूछा गया, अपकमिंग पूछा जा सकता है। 10 डिग्री चैनल जो होता है ये अंडमान और कार निकोबार को क्या करता है? इनको अलग करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार। अब इसके बाद में कहूँ कि डंकन जल संधि की अगर बात करते हैं, डंकन जल संधि जो है वह छोटा अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल उत्तर से दक्षिण की ओर 150 किलोमीटर चौड़ा और पूर्व से पश्चिम 10 किलोमीटर क्या है? लंबा है। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ना ये आपके 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही होगा। क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा होगी।
तो ये वामावर्त होती है। कैसी होती है? वामावर्त दिशा में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। इन्हें हरिकेन या टाइफून भी कहते हैं। ये कम दबाव वाले क्षेत्रों में होते हैं और ये हिंसक, तूफान और खराब मौसम के साथ आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको मैंने पहले भी बताया, जो मिस्ट्रल है ये क्या है? आपकी ठंडी, तेज और शुष्क पवन है, जो फ्रांस के दक्षिण से भूमध्य सागर में लाइन की खाड़ी तक चलती है। इसका औसत वेग लगभग 74 किलोमीटर पर घंटा है और लगभग 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती है। ये रोन नदी की घाटी में चलती है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंडीज नहीं है, बल्कि आपको बता दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अग्निवृत्त के नाम से जानी जाने वाली ज्वालामुखी पेटी कौन सी है? मतलब अग्निव्रत वही है, रिंग ऑफ फायर स्टार्टिंग में बताया था ना। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी या प्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती क्षेत्रों में छत की बनावट कैसी होनी चाहिए? चक्रवाती क्षेत्रों में जो छत की बनावट है वो कैसी होनी चाहिए? पिरामिड आकार होना चाहिए, क्योंकि ये हवा को आसानी से ऊपर से गुजरने देती है और छत को कम नुकसान देता है, और डिज़ाइन से हवा का दबाव छत पर समान रूप से विपरीत हो जाता है। निम्न में से किस देश में विक्टोरिया झील स्थित है? तो विक्टोरिया लेक कहाँ पर है? देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया, युगांडा, केन्या में। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। सफ़ेद नील, वाइट नील का उद्गम भी विक्टोरिया झील से होता है। तो भाई ये आपका कहाँ से हो जाएगा? तंजानिया भी हो जाएगा, युगांडा भी हो जाएगा, केन्या भी हो जाएगा। तो तंजानिया है, युगांडा है। तो देखिएगा, अगर इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनना है ना सबसे ज़्यादा, वो फिर तंजानिया हो जाएगा। अदरवाइज इसमें आपका ए एंड सी बोथ आंसर हो जाएगा। कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। सो ऐसी कौन सा नहर है जो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर। कौन सी है? पनामा नहर है। जबकि भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर, पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है। निम्न में से कौन नदी का पक्षी पंजा आकार का डेल्टा है? तो कौन नदी का पक्षी पंजा आकार का डेल्टा है? तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण मिसिसिपी नदी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये पंजा का डेल्टा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से निकलती है। दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली, जिसमें मिसूरी और जेफरसन नदियां हैं वो शामिल हैं। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? सो ये टाइफून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टाइफून। आपको ध्यान रखना है, महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मैन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो मेन सेंट्रल एमबीटी है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हिमालय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान एवं लघु हिमालय को मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी, लघु हिमालय और शिवालिक को, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट जो होता है शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान को। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपसे पूछा एमबीटी, एमबीटी क्या बताया मैंने? एमबीटी किसे किसे अलग करता है? लघु हिमालय और शिवालिक को। तो लघु हिमालय और शिवालिक ऑप्शन भी हो जाएगा। एक आता है एमसीटी, तो ये क्या करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान और लघु हिमालय को अलग करता है। एक आता है एचएफएफ, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, जो शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान को अलग करता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तीनों पूछे जाते हैं, एमसीटी, महान और लघु हिमालय को, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी। देखो हाँ, एमबीटी जो होता है लघु हिमालय और शिवालिक को, और एचएफएफ जो है वो हिमालय फ्रंट फॉल्ट जो होता है शिवालिक हिमालय को विशाल मैदान से अलग करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। किसी भी क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।